चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस बिहेवियर। अब बेसिकली ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, PEST, पॉलिटिकल एंड लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो हमारे रह गए थे। तो आज की क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे, द एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस को काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं वो आपके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं तो वो बिजनेस की एक्टिविटी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इकोनॉमी में चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, और इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करती है। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब GDP, आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कंट्री का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पिछले साल से जब ज्यादा आता है तो वी से दैट देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। लो प्राइस इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कम से कम हो। लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब के अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम से कम हो कंट्री के अंदर। लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि जब आपकी इंपोर्ट्स कम होती हैं और एक्सपोर्ट्स ये जब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों बराबर होती हैं, वी से दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर देयर। मतलब ना ज्यादा खर्चा और ना ज्यादा इनकम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होना चाहिए आपकी कंट्री के अंदर। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके जो एक्सचेंज रेट हैं वो फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए ज्यादा, वो स्टेबल होने चाहिए। एंड वेल्थ एंड इनकम ट्रांसफर टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, अमीर अमीर ना होता जाए, गरीब गरीब ना होता जाए। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इक्वालिटी ऑफ इनकम रहे, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो। दैट मीन्स के लोगों में बराबरी की इनकम तकसीम होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंट्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और वो बिजनेस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज प्रोडक्टिव पोटेंशियल मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन इट्स रियल GDP। तो जब कंट्री का GDP जो है वो इंक्रीज होता है, वी से दैट द इकोनॉमी हैव्स ग्रोथ। GDP क्या होता है? GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ सिंगल ईयर। तो जितने भी बिजनेसेस, वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, वो जितना भी आउटपुट बना रहे होते हैं, उस आउटपुट की वैल्यू, टोटल वैल्यू को हम GDP कहते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई GDP इंक्रीजेस द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बेहतर होता है। हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट ऑफन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है। मोर रिसोर्सेज आर यूटिलाइज, तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ से आपके रिसोर्सेज भी सही तरीके से यूटिलाइज होते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कंट्री के अंदर आपकी गुर्बत कम होती है इकोनॉमिक ग्रोथ से। बिजनेस शुड एक्सपीरियंस राइजिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ से बिजनेसेस की डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो increases, and higher GDP makes more resources available for the government through greater income from taxes। तो बेसिकली हायर GDP होगा तो मतलब ज्यादा बिजनेसेस ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा सेल्स होंगी तो ज्यादा टैक्स जनरेट भी होगा। So these are some of the reasons why an economy wants economic growth. And the factors that lead to economic growth is increase in output resulting from technological changes or expansion of industrial capacity। कि जब आपकी इंडस्ट्रीज expand कर रही हैं and they are producing by using the latest technology, तो इससे आपका आउटपुट बढ़ सकता है। आपका आउटपुट बढ़ता है कंट्री का, मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके जो है वो आपको मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं से पाकिस्तान में ऑयल निकल आया, तो ऑयल निकल आया तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, के आपके मशीन्स, आपका लेबर, आपके बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा आउटपुट बना रहे हैं, पहले से ज़्यादा आउटपुट बना रहे हैं। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा नहीं रहती। देयर इज अ बिजनेस साइकिल और विच इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल। तो इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से जो है वो इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। देयर इज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अरसे रहती है तो फिर कंट्री चली जाती है बूम पीरियड में।
बूम क्या होता है? बूम इज अ पीरियड ऑफ वेरी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ विद राइजिंग इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। बूम वो पीरियड होता है जिसके अंदर लोगों की इनकम भी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और बिजनेसेस के प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं। और बूम में आपकी चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रैपिड इन्फ्लेशन आता है कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद बूम के बाद रिसेशन आता है। रिसेशन और डाउनटर्न इज द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग डिमांड। रिसेशन के अंदर आपकी लोगों के पास परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। दैट मीन्स के लोग जो है वो इतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड नहीं कर रहे होते बिकॉज ऑफ फॉल इन द इनकम। और फिर अगर रिसेशन को आपने कंट्रोल नहीं करा तो कंट्री चली जाती है स्लम के अंदर। Slump is basically a very serious and prolonged downturn that can lead to a slump where real GDP falls substantially and house and assets prices fall कि people are unable to buy any good or service। बहुत ज़रूरत की चीज़ें वो लोग सिर्फ अपनी लिमिटेड इनकम से खरीद सकते हैं। तो स्लम बहुत ज़्यादा कंट्री के बुरे हालात हो जाते हैं। और फिर रिकवरी एंड ग्रोथ इज व्हेन कंट्री दोबारा से जो है वो अपना जीडीपी इंक्रीज करती है, कोशिश करती है दोबारा से प्रोडक्शन करने की। तो यूजुअली कंट्रीज या तो ग्रोथ में रहती हैं या तो रिसेशन में रहती हैं। बूम और स्लम बहुत ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग है, मतलब रिसेशन अगर आपने कंट्रोल नहीं करा और प्रोलॉन्ग हो गया तो फिर स्लम आ सकता है। लेकिन रिसेशन को यूजुअली कंट्रीज कंट्रोल कर लेती हैं। और ग्रोथ को अगर प्रोलॉन्ग कर दिया तो बूम आ जाएगा, लेकिन ग्रोथ को भी कंट्रीज कंट्रोल कर लेती हैं बाय मेकिंग पॉलिसीज। अब सवाल ये है कि बिजनेस के ऊपर इन सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि ग्रोथ में बिजनेसेस कैसे रिएक्ट करेंगे या रिसेशन में बिजनेसेस कैसे रिएक्ट करेंगे। बूम और स्लम तो बहुत समझ ले नॉन एग्जिस्टिंग सिचुएशंस है। ग्रोथ और रिसेशन में ही कंट्रीज रहती हैं। और इन कंट्रीज में फिर बिजनेसेस कैसे रिएक्ट करते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजीज टू डील विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन। अब पूरी चीज में बच्चों ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोड्यूसर वो क्या करेगा पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में और पीरियड ऑफ रिसेशन में। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्रोड्यूसर जो कि लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड में वो अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करेगा और वो प्राइसेस इंक्रीज करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, तो अल्टीमेटली लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो लग्जरी गुड्स के जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। वेयर एज पीरियड ऑफ रिसेशन के अंदर क्या होगा, जब इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा तो यही लग्जरी गुड्स प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे होंगे, ये लोग क्रेडिट टर्म्स देंगे या प्रमोशंस देंगे, लेकिन ये प्राइसेस कम नहीं करेंगे क्योंकि प्राइसेस इनकी ब्रांड इमेज को अफेक्ट कर सकती है। जैसे एप्पल अगर रिसेशन के दौर में एप्पल अपनी प्राइसेस कम नहीं करेगा, लेकिन वो आपको शायद इंस्टॉलमेंट पे अलाउ कर दे खरीदना फोन वगैरह, प्रमोशन ऑफर कर दे बाय वन गेट वन फ्री की, ताकि इससे क्या होगा कि लग्जरी प्रोड्यूसर्स की सेल्स होती रहेंगी। फिर प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो बिजनेसेस जो कि नॉर्मल गुड्स बनाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड में वो क्या करेंगे, दे ऐड एक्स्ट्रा वैल्यू सो दैट दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस, और ये ब्रांड इमेज अपनी बेहतर करेंगे। जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो अपनी ब्रांड इमेज को एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश करेंगे। और रिसेशन के पीरियड में ही अपनी प्राइसेस कम कर देंगे नॉर्मल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स। और प्रमोशंस भी लगाएंगे, जैसे बाय वन गेट वन फ्री या डिस्काउंट लगा देंगे ताकि लोग आके इनका प्रोडक्ट खरीदें। फिर बात करते हैं वो बिजनेसेस जो कि काफी चीप इंफीरियर गुड्स बना रहे हैं, अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हाउ विल दे डील विद इकोनॉमिक ग्रोथ, दे विल अटेम्प्ट टू मूव द प्रोडक्ट अपवर्ड। दैट इज कि ये कोशिश करेंगे कि ये अपने अनब्रांडेड वाले टैग से हटके ब्रांडेड टैग में आ जाए। So they will provide extra value and higher quality products so that people start considering them as a good brand। और रिसेशन के दौरान ये लोग क्या करेंगे, ये लोग गुड वैल्यू एंड लो प्राइस वाली प्रोडक्ट्स को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। मतलब ये कि आप सस्ते में हमारा प्रोडक्ट खरीदे, हमारा प्रोडक्ट आपको अच्छी वैल्यू भी देगा। एंड फ्री कंज्यूमर टेस्ट करेंगे ताकि कंज्यूमर आके जो है वो इनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा खरीदे। सो दिस इज हाउ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स फील इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन। फिर बात करते हैं बच्चों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कॉन्सेप्ट की। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन सिंपली हम कहते हैं महंगाई को। सो इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आता है और उस इन्फ्लेशन के आने की मतलब आज अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं, एक साल बाद उन 10,000 की एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एक साल बाद इन्फ्लेशन आएगा जो कि मेरे 10,000 को अफेक्ट कर रहा होगा। तो इन्फ्लेशन इज बेसिकली द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ goods and services, the price of goods and services, or it we can also say that it reduces the value of
मनी। और दो तरीके के महंगाई होती है इकोनॉमी के अंदर, दो तरीके के इन्फ्लेशन आते हैं। एक होता है बच्चों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, which occurs due to an increase in the cost of production of the business। जब बिजनेस को मटेरियल लेबर महंगा मिलना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से बिजनेस को अपने प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों की मार्केट में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आया बिकॉज टोयोटा होंडा वगैरह जो अपने पार्ट्स इंपोर्ट करवाते हैं, वो पार्ट्स उनको महंगे मिल रहे थे बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज हो रही थी और दे इंक्रीज देयर प्राइसेस। एंड देन डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बच्चों क्या होता है? इट इज अ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी दैट अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। जब कंट्री के अंदर डिमांड होना शुरू हो जाती है, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, सो वी से दैट देयर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मिसाल के तौर पे कोविड के दौरान मास्क इतने ज्यादा डिमांड किए जा रहे थे जिसकी वजह से मास्क की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गई। तो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जब कॉस्ट बढ़ने की वजह से महंगाई आती है तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और जब डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई आती है तो उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी। इन्फ्लेशन का फायदा क्या होता है बच्चों? अगर हम इन्फ्लेशन का फायदा देखें बिजनेस के ऊपर, तो कॉस्ट इंक्रीजेस कैन बी पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स मोर इजीली इफ देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब डिमांड आपकी चेंज नहीं होती ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, तो फिर आप क्या करो कि आपकी जितनी भी कॉस्ट बढ़ रही है आप उसको ट्रांसफर कर दो इन ऑन टू द कस्टमर्स। क्योंकि जब आपकी इन इलास्टिक डिमांड होती है तो कस्टमर को आप जितनी भी प्राइस चार्ज करोगे, कस्टमर फिर भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आप सिंपली उसको क्या करो, अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम नहीं करो, आप सिंपली प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि आपको पता है आपका प्रोडक्ट फिर भी खरीदा जाएगा बाय द कस्टमर बिकॉज ऑफ इनलास्टिक डिमांड। ऑल्सो बिजनेस को इन्फ्लेशन का फायदा ये होता है कि उनके डेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो फॉल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने 10,000 का लोन लिया बैंक से 3 साल पहले, और 3 साल में काफी इन्फ्लेशन आ गई। तो उस इन्फ्लेशन में एक्चुअली बिजनेस क्या कर रहा है, फायदा क्या हुआ कि वो 10,000 उससे 3 साल पहले लिए थे तो 10,000 की वैल्यू ज्यादा थी, और अब 3 साल बाद वैल्यू, जब वो 10,000 वापस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो बिजनेस के डेट्स की वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से बिजनेस को फायदा ये होता है कि उसे एक्चुअली में जो वैल्यू ऑफ मनी है उससे फायदा ये हो रहा होता है कि उसको एक्चुअली कम पैसे लौटाने पड़ रहे होते हैं। लौटा वो 10,000 ही रहे, लेकिन अब 10,000 बैंक के लिए उतनी वैल्यू नहीं रखते जितने 3 साल पहले रखते थे। Then rising prices also likely to affect assets held by firms, so the value of fixed assets such as land buildings could rise। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस जो आपने खरीदा हुआ है, उस ऑफिस की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। कोई मोटर व्हीकल, कोई गाड़ी आपने खरीदी थी, उस गाड़ी की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ एसेट्स आल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से बिजनेस की वैल्यूएशन बेहतर हो जाती है। Since inventories are bought in advance and then sold later, there is an increased profit margin from the effect of inflation। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, बिजनेस, वो बिजनेसेस जो कि रिटेल स्टोर्स वगैरह होते हैं वो भी प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं अपना। मिसाल के तौर पे एक रिटेलर ने पेप्सी खरीदी रमजान में अभी पेप्सी मिल रही है मार्केट में 150 रुपए की, और ईद पे वो उसको 250 रुपए की बेच रहा है। तो बेसिकली सस्ते में मटेरियल खरीदा और फिर बाद में जब महंगाई हुई तो क्या करा उसको। तो इस तरीके से वो बिजनेसेस जो इन्वेंट्री स्टोर कर लेते हैं, तो जब इन्वेंट्री सस्ती होती है तो वो बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते हैं, और जब महंगी हो जाती है इन्वेंट्री तो फिर उसको सेल ऑफ कर देते हैं। तो इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। फिर बात करते हैं बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन की। तो एम्प्लॉयज विल बिकम मच मोर कंसर्न ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ देयर इनकम। इन्फ्लेशन की वजह से जो एम्प्लॉयज पैसे कमा रहे होते हैं उस पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, तो एम्प्लॉयज स्टार्ट आस्किंग फॉर हायर वेजेस। कंज्यूमर्स आर लाइकली टू बिकम मच मोर प्राइस सेंसिटिव। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर फिर हर चीज खरीदते हैं प्राइस देख के। अगर हर चीज सस्ती मिल रही है मार्केट में, फिर आप प्राइस पे इतना ध्यान नहीं दोगे। लेकिन अगर हर चीज अब महंगी हो गई तो फिर कस्टमर बिकम्स मोर प्राइस सेंसिटिव, और उसकी वजह से कस्टमर सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदते हैं रादर देन बाइंग मोस्ट ऑफ द आइटम्स। फिर इन्फ्लेशन की वजह से, रैपिड इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है तो पीपल स्टार्ट सेविंग रादर देन कंज्यूमिंग, और उसकी वजह से भी आपकी सेव struggle to find more money to pay the higher cost of material and other costs।
इन्फ्लेशन की वजह से, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, बिजनेसेस आर अनेबल टू पे द मटेरियल्स एक्सपेंसेस। मटेरियल महंगा हो जाता है, लेबर महंगा हो जाता है, और उसकी वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। और डिफ्लेशन की बात करें बच्चों, तो डिफ्लेशन इज अ फॉल इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन उल्टा होता है इन्फ्लेशन का। डिफ्लेशन इज सिंपली व्हेन द देयर इज अ फॉल in the average price level of goods and services. And here are some reasons why businesses would not actually benefit from deflation. तो deflation businesses को नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं, बेनिफिट नहीं देते। अक्सर बेनिफिट ये होता है कि चीजें सस्ती हो जाती हैं तो डिमांड वगैरह तो बढ़ जाती है, लेकिन कंज्यूमर्स वो डिले मेकिंग इंपॉर्टेंट परचेजेस, क्योंकि कंज्यूमर को लगेगा कि डिफ्लेशन आ रहा है तो और ज्यादा नीचे प्राइसेस जाएंगी। तो कंज्यूमर आज खरीदने के बजाय वेट करेंगे कि और कम हो जाए। जैसे गोल्ड में होता है कि गोल्ड प्राइसेस अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो पीपल स्टार्ट वेटिंग कि यार और कम होगा तो खरीदेंगे, और कम होगा तो खरीदेंगे। तो डिफ्लेशन डिले करता है कंज्यूमर की परचेजेस को, जिसकी वजह से बिजनेस की सेल्स नहीं होती। Businesses with long-term liabilities would find that they were making interest payments and repayments of the debts with money that they had gained in value since the original loan was taken out. अब जैसे इन्फ्लेशन की वजह से आपको आपकी डेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसी तरह अब डिफ्लेशन की वजह से आपकी डेट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या आपने 10,000 जब इन्फ्लेशन था तब लिए थे, और अब डिफ्लेशन आ गया तो अब 10,000 आप वापस कर रहे हो, तो मतलब आप ज्यादा पैसे लौटा रहे हो, ज्यादा पैसे, वैल्यू के पैसे आप लौटा रहे हो, क्योंकि डिफ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आपने 10,000 इन्फ्लेशन के दौर में लिए थे और अब आप डिफ्लेशन के दौर में 10,000 वापस कर रहे हो, तो एक्चुअली आप ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी दे रहे हो। फिर एज प्राइसेस फॉल सो द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स अपीयर डाउटफुल। तो आप एक्सपेंशन भी नहीं करते एज अ बिजनेस, बिकॉज पैसे जब गिर रहे होते तो आपको लगता है कि फ्यूचर में मशीन वगैरह सस्ती हो जाएंगी, और इसलिए एक्सपेंशन डिसीजंस भी रुक जाते हैं। एंड होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स विल बी फॉलिंग इन वैल्यू। तो मटेरियल मटेरियल जो आपने पहले से रखा होगा खरीद के, फॉर एग्जाम्पल आपने 200 की पेप्सी खरीदी थी, और अब रमजानों में पेप्सी सस्ती हो गई 150 की, तो अब वो 200 वाली पेप्सी आपको 150 की सेल करनी पड़ेगी। तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि आपने पहले महंगा स्टॉक खरीद लिया और अब आपको सस्ता बेचना पड़ रहा है। तो इसके ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं ऑफ इन्फ्लेशन। फिर बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सिंपली बच्चों के when the people are willing and able to work but they are unable to find a job. So what are the causes of unemployment? There is cyclical unemployment, unemployment which occurs due to low demand of goods and services. जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो यूजुअली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जिसके अंदर लोग डिमांड नहीं कर रहे होते गुड्स एंड सर्विसेज की, तो बिजनेसेस मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते गुड्स एंड सर्विसेज, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय द डिक्लाइन इन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लीडिंग टू सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेस इन वन सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री बंद हो गई, जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स में से कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपनी फैक्ट्री बंद करके चले गए, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड। इसके अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्री बंद होने अक्सर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द टाइम पीरियड when the individual is unemployed from switching from one job to another. So unemployment resulting from workers losing or leaving jobs and taking a substantial period of time to find an alternative employment. तो एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच के पीरियड को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये तीन रीजन होते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है कंट्री के अंदर। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है। एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग व्हेन द पीपल लीव फ्रॉम वन जॉब टू गेट अनदर जॉब। तो उस बीच का पीरियड जो होता है वो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है? द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज इज सब्सटैंशियल एंड इज पेड फॉर ऑफ जनरल टैक्सेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान क्या है बच्चों के? टैक्सेशन जो कमाता है गवर्नमेंट, उस टैक्सेशन से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहें, ताकि वो गुर्बत में ना जाए। गवर्नमेंट के ऊपर काफी बर्डन आ जाता है। फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू सोशल प्रॉब्लम सच एज क्राइम। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी कंट्री में तो क्राइम रेट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से बिजनेसेस भी इम्पैक्ट होंगे कि बिजनेस के पास भी ऊपर चोरी वगैरह होती रहेंगी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
क्योंकि लोगों की इनकम्स नहीं होती अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी फॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से बिजनेसेस माइट नॉट बी एबल टू सेल। फिर बात करते हैं बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिंपली व्हेन इंपोर्ट्स आर। तो दिस अकाउंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। और ये क्या रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूजुअली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होती हैं, उनके इंपोर्ट से जो खर्चे होते हैं कंट्री के, क्योंकि देखिए इंपोर्ट हमेशा बच्चों याद रखिएगा, इंपोर्ट कंट्री का एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है कंट्री के लिए, और एक्सपोर्ट कंट्री के लिए इनकम होती है। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपकी कंट्री जब दूसरों को गुड्स सेल करती है तो वो कर रही है एक्सपोर्ट, तो वो इसको रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब दूसरों से गुड खरीद रही है तो वो कर रही है इंपोर्ट, तो ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होती है। अब यूजुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो सरप्लस आता है या तो डेफिसिट आता है। अब डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट मतलब कि एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, मतलब इंपोर्ट आपने ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम कर लिया, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डेफिसिट आ जाएगा। और जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो वी से दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सरप्लस। तो कंट्री का डेफिसिट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Large and persistent deficit on its balance of payment, then serious economic problem could result, such as the depreciation of the currency's exchange rate. अब depreciation of currency's exchange rate usually वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर भी पड़ रहा होता है। क्योंकि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो अब आप जब बाहर से गुड्स इंपोर्ट करोगे, जैसे टोयोटा है, पाकिस्तान में गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब अगर टोयोटा बाहर से इंपोर्ट कराएगा रॉ मटेरियल या कंपोनेंट, और डेप्रिशिएट होती रहेगी पाकिस्तान की करेंसी, तो उसके लिए प्रोडक्ट महंगा होता रहेगा, जिसकी वजह से उसको अपनी प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ जाएंगी। फिर डिक्लाइन इन कंट्रीज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब यूजुअली जब डेफिसिट होता है तो इन खर्चों को मीट करने के लिए, क्योंकि डेफिसिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट आपने ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट कम कर लिया। अब ये जो इम्पोर्ट ज्यादा है, इसका खर्चा आप कहाँ से पे करोगे, कंट्री के रिजर्व से पे करोगे। कंट्री के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं, गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, उसमें से आप पे करोगे। जैसे पाकिस्तान के खत्म हो चुके हैं और पाकिस्तान कंप्लीटली उधार पे चल रहा है, तो वो उधार क्यों लेता है, क्योंकि इसलिए लेता है ताकि ये जो डेफिसिट है उसको पे ऑफ कर सके। जैसे आपकी जेब में अगर 10 रुपए हैं और आप 15 रुपए का खाना खा ले, तो 5 रुपए आप डेफिसिट में चले गए, तो 5 रुपए कहाँ से दोगे, आप किसी से लेके दोगे उधार। तो इसी तरह गवर्नमेंट अगर डेफिसिट में जा रही है तो वो क्या करेगी, अपने रिजर्व्स बेचेगी। एन अनविलिंगनेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू पुट मनी इनटू द इकोनॉमी। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आएगा तो फॉरेन कंपनीज आएंगी नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी नहीं और बिजनेस में इन्वेस्ट, कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो मल्टीनेशनल बिजनेसेस विल आल्सो नॉट बी अट्रैक्टेड। फिर बात करते हैं बच्चों एक्सचेंज रेट की। तो एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करता है। देखिए बच्चों, एक्सचेंज रेट हमेशा याद रखिएगा, एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। या तो आपका एप्रिशिएट होता है या तो डेप्रिशिएट होता है, और उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन को। Exchange rate appreciation is a rise in the external value of a currency as measured by its exchange rate against other currencies. मिसाल के तौर पे आज अगर हम लोग $1 और पाकिस्तानी रुपये को कंपेयर करें, तो लेट्स सपोज $1 जो है वो पाकिस्तानी 270 रुपीज का है। ठीक है। अब अगर हम लोग बोलें कि पाकिस्तानी रुपीज एप्रिशिएट होता है, तो एप्रिसिएशन क्या होगी। इसको हम इस तरीके से समझते हैं बच्चों के, लेट्स सपोज US डॉलर में एक बंदा बैठा है, सही है, और वो पाकिस्तान से एक पेन मंगा रहा है जो कि है 270 रुपीज का। ठीक है। क्योंकि अभी एक्सचेंज रेट जो है वो $1 इक्वल टू 270 PKR है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो इस बंदे को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग। ठीक है। अब लेट्स सपोज पाकिस्तान की करेंसी अप्रिशिएट होती है,
पाकिस्तान की करेंसी एप्रिशिएट होती है। अब एप्रिसिएशन का मतलब यह है कि पाकिस्तानी रुपये महंगा हो गया अगेंस्ट डॉलर। तो इसका मतलब ये होगा कि एक डॉलर जो है अब शायद 250 पाकिस्तानी रुपीस दिलाए। पहले हम एक डॉलर में 270 पाकिस्तानी रुपीस खरीद रहे थे, अब एक डॉलर में हम 250 पाकिस्तानी रुपये खरीद रहे हैं। इसका मतलब यह है बच्चों के पाकिस्तानी रुपये एप्रिशिएट हो गया। अब एप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स विल फॉल। अब क्यों एक्सपोर्ट फॉल हो गई? क्योंकि ये जो बंदा पेन मंगा रहा था पाकिस्तान से, ये तो 270 का पेन मंगा रहा था ना। अब एक डॉलर तो 250 का हो गया। इसको कॉस्ट आ रही थी पहले एक डॉलर की, अब इसको कॉस्ट आएगी 1 लेट्स सपोज 2 की, क्योंकि इसको 270 रुपीज का पेन मंगाना है। क्योंकि अभी तो एक डॉलर 250 का हो गया है। तो अब ये पेन जो है वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है वो आपकी फॉल हो जाएंगी। क्योंकि ये पेन कितने का था? 270 रुपीज का था। अब एक डॉलर कितने का हो गया? 250 रुपीज का हो गया। तो अब अगर आपको 270 रुपीज का पेन मंगाने हैं, तो आपको एक डॉलर से कुछ पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो कंट्री की फॉल हो जाएंगी, और एक्सपोर्टिंग बिजनेस जो है वो उनको नुकसान होगा। तो एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन में हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि एक्सपोर्टिंग बिजनेस जो होते हैं, एक्सपोर्टिंग बिजनेस हमेशा जो है वो डिसएडवांटेज पे हो जाते हैं। वेर एज वो बिजनेसेस जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका फायदा हो जाता है, क्योंकि उनको चीपर मटेरियल मिलता है फ्रॉम आउटसाइड। अब इसी तरह मिसाल के तौर पे आप देखें, अब वाइस वर्षा कर लेते हैं। यहाँ से मैं यूएस से कोई चीज जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रहा था। अब पहले मैं 270 रुपीज पे करके वो चीज एक डॉलर वाली चीज इंपोर्ट करवा रहा था। अब वही एक डॉलर की चीज मुझे 250 रुपीज की मिल रही है। अब पहले 270 की मिल रही थी, इंपोर्ट करवा रहा था मैं एक डॉलर की चीज यूएसए से। अब वही एक डॉलर की चीज मुझे कितने की मिल रही है? 250। हो जाता है यहाँ पे एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन का। फिर बात करते हैं बच्चों एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन में क्या होगा? ऑपोजिट इफेक्ट होगा। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि 250 से वैल्यू वापस 270 हो गई। तो जब 270 वापस हो गई वैल्यू, तो अब एक्सपोर्टिंग बिजनेस यहाँ पे फायदे में रहेंगे, क्योंकि अब ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, बिकॉज ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विल मेक योर करेंसी चीपर। और उसकी वजह से क्या होगा कि बाहर से लोग और ज्यादा आपका प्रोडक्ट्स डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बिजनेस की डिमांड बढ़ जाएगी। वेयर एज इंपोर्टिंग बिजनेसेस जो होंगे, उनकी जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी, बिकॉज अब इंपोर्ट महंगा होगा। पहले ले सपोज मैं 250 का इंपोर्ट करा रहा था, अब 270 का इंपोर्ट करा रहा हूँ। तो ये एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, और उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्टिंग बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर बात करते हैं बच्चों आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की। तो यूजुअली इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है इन ऑर्डर टू अचीव इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सपोर्ट द बिजनेसेस इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी किन किन तरीके की होती है? सबसे पहले तो फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स और टैक्स रेट्स को चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ताकि गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। जैसे अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी होती है, तो वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो अपना कम कर देता है, ताकि लोगों के पास ज्यादा इनकम आए। टैक्स रेट कम होंगे तो लोगों के पास ज्यादा इनकम आएगी, लोग ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा आउटपुट डिमांड करेंगे, और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया, इसको बढ़ा देती है। तो टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा कि लोगों के पास जो आफ्टर टैक्स इनकम बचेगी वो कम बचेगी, और लोग जो है वो कम खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो फॉल। तो फिस्कल पॉलिसी में जब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी होती है, तो आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आप अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देते हैं और टैक्स को कम कर देते हैं गवर्नमेंट।
और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रोल हो जाए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, या फिर सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है बच्चों बेसिकली, जिसके अंदर मैंने ये पॉलिसीज समझाई हुई है। सबसे पहले टाइप ऑफ पॉलिसी बात करें, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में मैंने आपको बताया दो चीजें होती हैं। फिस्कल पॉलिसी में आप क्या करते हो, अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेस को चेंज करते हो, टैक्सेस एंड बोरिंग को चेंज करते हो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। एक्सपेंशनरी में आप टैक्सेस कम करते हो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो, और कॉन्ट्रैक्शनरी में आप क्या करते हो, टैक्सेस को बढ़ा देते हो और एक्सपेंडिचर को कम कर देते हो टू कंट्रोल द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यूजुअली फिस्कल पॉलिसी के अंदर मेजर्स टू स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन। अगर आपकी फिस्कल पॉलिसी को इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करना है तो क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ जाएंगे और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, देखें, अगर टैक्स रेट बढ़ गए तो कंज्यूमर्स के पास आफ्टर टैक्स इनकम कम होगी और उसकी वजह से डिमांड्स कम हो जाएंगी। फिर इसी के साथ साथ तो बिजनेसेस एक्सपेंशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका आपकी जो बिजनेसेस हैं वो एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जीडीपी फॉल हो सकता है। और टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देती है। और यूजुअली इन्फ्लेशन जब कम होता है तो इन्फ्लेशन कम होगा, कंट्रोल होगा, तो उसकी वजह से भी अक्सर होता है कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन को डिक्रीज कर रही है तो इन्फ्लेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो उससे डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन हो रही है तो उससे डिमांड फॉल होगी। फिर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बोरोइंग ज्यादा हो जाती है और सेविंग कम होती है। तो अगर बोरोइंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी और कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि लोग उधार लेके खर्च करेंगे, बिजनेसेस उधार ज्यादा लेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वेरएज जब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट, बचत ज्यादा करें, बिजनेसेस सेविंग ज्यादा करें और बोरोइंग कम करें। तो यूजुअली द मोस्ट लाइकली पॉलिसी मेजर विल बी एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। आप क्या करोगे, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बिजनेसेस जितने बहुत ज्यादा उधार लिए हुए, हाई इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा और बिजनेसेस अपना एक्सपेंशन भी नहीं करेंगे। और इसी तरह कंज्यूमर्स विल आल्सो बी अफेक्टेड। कंज्यूमर्स विल बी लेस लाइकली टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि उस पर उनको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करोगे तो बाहर से आपका पैसा काफी ज्यादा आएगा। मिसाल के तौर पे, अगर मैं दुबई में रहता हूँ और पाकिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, तो मैं पाकिस्तान के बैंक्स में अपना पैसा रखूंगा। तो एक फायदा ये भी होता है कि आपकी कंट्री में रहती है इफ यू चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बच्चों आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जिसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ मूविंग ऑन टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस competitiveness, की ये पॉलिसीज जो हैं वो बिजनेस की competitiveness को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। So government policies and business competitiveness, to make a business competitive, a government intervene and set objectives of low rates of income tax. अब यूजुअली गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को बिजनेस की competitiveness को बढ़ाना है, दैट इज कि अगर उसको बिजनेस को सपोर्ट करना है, सब्सिडीज देनी है, तो किस तरीके की वो सब्सिडीज देती है, लो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, ताकि बिजनेस के प्रॉफिट्स पे या एम्प्लॉयज पे कम टैक्स लगे। एम्प्लॉयज की इनकम पे अगर कम टैक्स लगेगा तो वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। लो रेट्स ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स होता है बच्चों बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स चार्ज करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फिर इंक्रीजिंग लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। यूजुअली गवर्नमेंट जो है वो लेबर की ट्रेनिंग भी करवाती है, जिससे क्या होता है कि लेबर की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और
अच्छी क्वालिटी का लेबर अगर आएगा मार्केट के अंदर तो अल्टीमेटली आउटपुट बढ़ेगा कंट्री के अंदर। एंड मेक्स पॉलिसीज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव सच एज सब्सिडीज देना, इंक्रीज द फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देना ताकि लोग पढ़ने लिखने आए यहाँ पे और आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करें। एंड लो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स टू एनकरेज द वर्कर्स to set up their own businesses and also to consume more. Further economic issues. Now, some of the economic issues that government intervention in industry, subsidies to help keep down prices, subsidies to stop a loss-making business failing, grants to locate to particular regions, financial support for consumers to buy products. तो usually government जो है वो अपने और further economic issues को settle down करने के लिए businesses को support करती है, जैसे subsidies देती है ताकि country में inflation ना आए। जैसे आटा दाल चीनी फॉर एग्जांपल ये नीड्स हैं, इस पे यूजुअली कंट्रीज जो हैं वो चीनी वगैरह पे या पेट्रोल वगैरह पे सब्सिडीज दे रही होती है ताकि लोग इसको अफोर्ड कर सकें। सब्सिडीज टू स्टॉप अ लॉस मेकिंग बिजनेस फॉलिंग फेलिंग, अगर कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है वो फेल हो रहा है, बंद होने वाला है, तो उसको सपोर्ट करती है ताकि उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी वो ना हो। फिर ग्रांट्स टू लोकेट एट पर्टिकुलर रीजन्स, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लैंड पड़ा है, रिसोर्स पड़ा है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो यूजुअली गवर्नमेंट क्या करती है, वो बिजनेसेस को सब्सिडीज और ग्रांट्स देती है ताकि वो मोटिवेट हो के वो उस एरिया में आके अपना बिजनेस खोलें और वो एरिया के रिसोर्सेज यूटिलाइज करें। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट्स, जैसे हाउस बैंकिंग के जरिए कस्टमर्स को लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो अपने घर वगैरह खरीद लेते हैं। तो इस तरीके की सपोर्ट भी कंज्यूमर्स को दी जाती है ताकि वो गुड्स को कंज्यूम कर सकें। फिर बात करते हैं बच्चों द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर की। तो व्हाट इज मार्केट फेलियर? मार्केट फेलियर इज बेसिकली व्हेन मार्केट्स फेल टू अचीव the most efficient allocation of resources and there is under or overproduction of certain goods and services. बेसिकली इकोनॉमी के अंदर मार्केट फेलियर या कंट्री के अंदर मार्केट फेलियर क्या होता है, जब कुछ गुड्स जिनको अंडर प्रोड्यूस होना चाहिए था वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो गुड्स जिनको ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, मिसाल के तौर पे सिगरेट्स। अब सिगरेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोगों की आदत बन जाता है, जिसकी मतलब इसकी डिमांड इनएलास्टिक है और ये इकोनॉमी में एक्सटर्नल कॉस्ट भी क्रिएट कर रहा होता है। मतलब ये कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो सिगरेट जैसे प्रोडक्ट जो है वो इकोनॉमी के अंदर ओवर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बिजनेसेस सिगरेट जैसे प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे उनकी कमाई होगी। और एजुकेशन जैसे प्रोडक्ट जो है वो अंडर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कंट्रीज के अंदर क्योंकि उनसे पता है उनको इतनी ज्यादा बेनिफिट शायद ना मिले। तो मार्केट फेलियर के अंदर क्या होता है, मार्केट फेलियर के मार्केट को हम बोलते हैं कि ये फेल हो गई है क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज का एक तो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा एंड प्लस वो गुड जो कि ओवर प्रोड्यूस होना चाहिए जैसे एजुकेशन, हेल्थ बेनिफिट्स, वो अंडर प्रोड्यूस हो रहे हैं और अंडर कंज्यूम भी हो रहे हैं। और इसी तरह ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर द एनवायरनमेंट, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं मार्केट फेल हो गई। तो एग्जांपल्स ऑफ मार्केट फेलियर जैसे एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंज्यूमर इफेक्ट हो रहे हैं, कंज्यूमर को एनवायरमेंटली डैमेज गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज विच विल बी फोर्स टू टेक द इशू सीरियसली बाय वोटर्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो अगर कोई बिजनेस पोल्यूशन कर रहा है तो गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी और उसको वो सैंक्शंस और टैक्सेस वगैरह लगाने पड़ेंगे ताकि वो पोल्यूशन ना करे। फिर वर्कर्स हु मे बी कंसर्न अबाउट देयर ओन हेल्थ एंड जॉब सिक्योरिटी इफ बैड पब्लिसिटी लीड्स टू डिक्लाइन इन सेल्स। तो अगर आप पोल्यूशन वगैरह कर रहे हो अपनी और मार्केट को फेल कर रहे हो मतलब पोल्यूशन वगैरह करके, तो अल्टीमेटली वर्कर्स माइट आल्सो बी कंसर्न रिगार्डिंग देयर जॉब कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी उनकी बनी रहे, उनकी जॉब जो है वो ना जाए। तो व्हाट इज द करेक्टिव पॉलिसी एक्शन? Businesses may take action to reduce externalities if bad publicity leads to lasting damage. अगर बैड पब्लिसिटी कि अगर आप एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग करते हो और उससे आपकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको बुरा माना जा रहा है, तो फिर आप क्या करो, आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली गुड्स लेकर आओ। और अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इम्पोज करिए आपके ऊपर फाइन्स वगैरह, तो आप कोशिश करो कि कम से कम पोल्यूशन करो ताकि आप पे फाइन्स वगैरह भी ना लगे।
लेबर ट्रेनिंग, एक और मार्केट फेलियर का रीजन ये होता है कि इनएडुकेट ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। तो अब अगर इनएडुकेट ट्रेन या इनएडुकेट ऐसा ऐसा स्टाफ रखा है आपने अपने बिजनेस में जो कि वेल ट्रेन नहीं है, तो कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कंज्यूमर्स विल गेट लो क्वालिटी सर्विस, लैक ऑफ स्टाफ स्किल्स विल लीड टू डिक्रीज इन जीडीपी, कंट्री की इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी, एंड शेयर होल्डर्स माइट नॉट बी एबल टू अर्न पोटेंशियल प्रॉफिट्स, क्योंकि स्टाफ आपका ट्रेड नहीं है तो वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो व्हाट इज द करेक्टिव पॉलिसी एक्शन? आपकी गवर्नमेंट्स को ट्रेनिंग करवानी चाहिए, प्लस एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग बिजनेस को भी करवानी चाहिए, बिजनेस को एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी जो है वो जो भी टैक्स वगैरह वो कलेक्ट कर रही है उसको ट्रेनिंग पे लगानी चाहिए एम्प्लॉयज की, ताकि एम्प्लॉयज जब वेल ट्रेंड होंगे, लेबर जब वेल ट्रेंड होगा तो। फिर एक और तरीके का मार्केट फेलियर है, दैट इज मोनोपोली प्रोड्यूसर्स। A monopoly producer is also a market failure because monopoly producer क्या करते हैं, they restrict the output of goods and keep the prices high। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि मोनोपोली होता है जब देयर इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट। तो मोनोपोली प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइसेस भी हाई रखते हैं और वो आउटपुट ऑफ गुड्स को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कि वो शॉर्टेज जानबूझ के क्रिएट करते हैं ताकि डिमांड बढ़ी रहे और प्राइस भी बढ़ी रहे। तो इससे क्या होगा, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जो कंज्यूमर पे क्रिएट होता है वो ये होता है कि कंज्यूमर्स माइट नॉट हैव इनफ चॉइसेस और उनको ज्यादा पैसे देके लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना पड़ जाता है। और गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाई प्राइसेस एंड लैक ऑफ competitiveness ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट जो है वो उसके पास ना ही टैक्स सही से जनरेट होगा, प्लस मार्केट जो इकोनॉमी है उसकी वो एक्सप्लॉइट होगी। So what is the corrective measure? Consumers who where at all possible can purchase from other suppliers। कंज्यूमर इन मोनोपोली प्रोड्यूसर से खरीदना बंद कर दें, रादर कोई टेम्पररी कोई इम्पोर्टर से डील कर लें ताकि उनसे वो खरीद सकें। और ये मोनोपोली प्रोड्यूसर्स की जब सेल फॉल होगी तो फिर उसको प्राइसेस भी कम करनी पड़ेंगी। और गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स देगी जिसके अंदर मार्केट में कंपटीशन बढ़े और ये मोनोपोली प्रोड्यूसर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। तो मोनोपोली प्रैक्टिसेस को डिक्रीज करने के लिए आप कंपटीशन की पॉलिसीज लेकर आ सकती है गवर्नमेंट, और कंज्यूमर्स जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि किसी ऑल्टरनेटिव से खरीदें ताकि ये मोनोपोली प्रोड्यूसर्स हट जाए और मार्केट फेलियर खत्म हो जाए। तो ये बच्चों हमारी थोड़ी सी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो कि आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करती हैं। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। तो इसके अंदर बच्चों आपको जो मेन चीज है, देखें इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना जरूरी नहीं है। तो आपको हर एक पॉलिसी, हर एक चीज का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा वो चीज याद रखनी है। सिंपल। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, और रिसेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता क्या है। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। एक्सचेंज रेट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट का। फिर पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मार्केट फेलियर्स, डिफरेंट मार्केट फेलियर्स का बिजनेस और उसके स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप एक बार जब दोबारा से नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये टेबल्स समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7, दैट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। नाउ लेट्स कम टू योर क्वेश्चंस बच्चों।